हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट क्लास में मैंने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, राइट। इम्यूनिटी मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी जो है दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो भी दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो। वन इज राइट ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको आप एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, जिसमें कि बी सेल से एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं और वो एंटीबॉडीज अटैक करते हैं पैथोजेंस पे। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज जो है डायरेक्टली अटैक करते हैं पैथोजेंस पे, एंटीबॉडीज अटैक करते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वन इज ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड अनदर इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। So I already discussed about the humoral mediated immunity or antibodies mediated immunity जिसको आप बोलते हैं। Now I am going to discuss about the cell mediated immunity. So today I will discuss in detail about the cell mediated immunity. जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है जनरली दैट इम्यूनिटी इज मेडिएट बाय बी सेल्स, क्योंकि बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं और वो एंटीबॉडीज अटैक करते हैं पैथोजेंस पे। दैट इम्यूनिटी मेडिएट बाय बी सेल्स। बट अनदर टाइप इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगर हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है दिस इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय द टी सेल्स, राइट। एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी मेडिएट बाय बी सेल्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मेडिएट बाय टी सेल्स। तो टी सेल्स के टाइप्स और टी सेल्स के फंक्शंस के बारे में भी इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो अगर बात की जाए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CMI भी लिख सकते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दिस इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय टी सेल्स। जो टी सेल्स होती है यानी कि टी लिम्फोसाइट सेल्स, टी सेल्स इस इम्यूनिटी को मेडिएट करती हैं। टी सेल्स की अगर हम बात करें, टी सेल्स और यू कैन से टी लिम्फोसाइट सेल्स। टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, टी सेल्स ओरिजिनेट इन बोन मैरो। ये बोन मैरो में ओरिजिनेट होती हैं टी सेल्स, ऑलवेज ओरिजिनेट इन बोन मैरो। वहीं इसका जो मैचुरेशन होता है, द मैचुरेशन साइट ऑफ टी सेल्स, टी सेल्स की जो मैचुरेशन साइट है वो है थाइमस। थाइमस इज द मैचुरेशन साइट ऑफ टी सेल्स। ओरिजिन साइट ऑफ टी सेल्स इज बोन मैरो। जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं उन सभी ब्लड सेल्स की ओरिजिन साइट बोन मैरो होता है। वहीं टी सेल्स को नाम टी सेल्स क्यों दिया गया है? बिकॉज इट मेच्योर इन थाइमस। बी सेल्स जो होती है वो बोन मैरो में मेच्योर होती है। या बर्सा ऑफ फैब्रिसियस, आपने पढ़ा होगा, बर्सा ऑफ फैब्रिसियस होता है बर्ड्स में। बर्सा ऑफ फैब्रिसियस से बी सेल्स का बी डिराइव्ड हुआ है, टी सेल्स का टी डिराइव्ड होता है थाइमस से। यानी कि टी सेल्स की मैचुरेशन साइट थाइमस है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टी सेल्स। एंड टी सेल्स जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करती है, राइट। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मेडिएट बाय टी सेल्स। अभी जो टी सेल्स के टाइप्स की हम बात करें और इनके फंक्शंस की हम बात करते हैं, अगर टाइप्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टी सेल। नंबर 1 हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हेल्पर टी सेल। इज दैट क्लियर? दिस इज हेल्पर टी सेल। नंबर 2 साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर आप ये कहिए राइट किलर टी सेल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? वहीं सप्रेसर टी सेल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सप्रेसर टी सेल। इसके अलावा नंबर 4 इज मेमोरी टी सेल्स।
मेमोरी टी सेल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मींस मेमोरी टी सेल। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे बात कर रहा हूं मैं हेल्पर टी सेल की। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल को आप ऐसे लिखते हैं, दिस इज हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल्स का रोल क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल? जैसे कि इसका नाम ही हेल्पर है, यानी कि इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू द बी सेल्स। ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका जो रोल है हेल्पर टी सेल का रोल मैं आपको बता देता हूं। जो हेल्पर टी सेल है, दिस हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट द बी सेल्स। ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि बी सेल्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। सो इट स्टिमुलेट दी बी सेल्स। बी सेल्स को एक्टिवेट करता है ये। तो स्टिमुलेट करता है बी सेल्स को, एक्टिवेट करता है जिससे कि बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ये हेल्पर टी सेल्स किलर टी सेल्स को भी, जिसको आप टीसी सेल यानी कि साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी, किलर टी सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है, किलर टी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, जिससे कि ये किलर टी सेल्स क्या करती है? डायरेक्ट अटैक ऑन पैथोजेंस। ये क्या करती है? किल दी पैथोजेंस। पैथोजेंस पे डायरेक्ट अटैक करती है, पैथोजेंस को किल करने का काम करती है। दिस इज द रोल ऑफ हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल्स पे पूरी इम्यूनिटी, पूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हेल्पर टी सेल्स पे टिकी हुई है। हेल्पर टी सेल्स पे टिकी हुई है पूरी की पूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स और किलर टी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इज दैट क्लियर? और ये बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ये आपको पता ही है। और ये किलर टी सेल्स किल दी पैथोजेंस। ये पैथोजेंस को कैसे किल करती है? व्हेन आई विल कम टू दैट किलर सेल्स, right? I will discuss in detail how this killer cell, how this killer T cells will kill the pathogen. That I will discuss in detail. So listen carefully. इसके बाद इससे एक साइटोकाइन सब्सटेंस भी रिलीज होता है जिसको आप लिम्फोकाइंस बोलते हैं। इस लिम्फोकाइंस का रोल क्या है? इस लिम्फोकाइन का रोल ये है, राइट, इट इंक्रीज द एक्यूमुलेशन ऑफ WBCs एट द अफेक्टेड एरिया। तो अफेक्टेड एरिया पे WBCs के एक्यूमुलेशन को बढ़ाने का काम करता है ये लिम्फोकाइन। इसके अलावा ये लिम्फोकाइन भी रिलीज करता है, राइट। इट हेल्प्स टू accumulate WBCs at affected area। affected area पे WBCs के accumulation को promote करता है ये लिम्फोकाइन। तो हेल्पर सेल्स के यहाँ पे 3 मेजर रोल्स है। स्टिमुलेट बी सेल्स, एक्टिवेट बी सेल्स फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज, एक्टिवेट किलर टी सेल्स to direct kill the pathogens, and even release lymphokines to accumulate the WBCs at the affected area where the pathogens will enter. At that area WBCs will be accumulated, and these accumulation of WBCs will release large amount of antibodies and attack on that pathogen and eliminate this pathogen. Is that clear to all of you? तो ये रोल हो गया हेल्पर टी सेल का। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल या किलर टी सेल, या फिर जिसको आप किलर टी सेल बोलते हैं या साइटोटॉक्सिक सेल बोलते हैं, इसको आप शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक सेल। अब ये किलर टी सेल या फिर साइटोटॉक्सिक सेल का रोल क्या होता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर हम किलर टी सेल की बात करें, सो दिस किलर टी सेल और दिस साइटोटॉक्सिक टी सेल एग्जैक्टली ये क्या रोल प्ले करता है? So this killer T cell or this cytotoxic cell, exactly what will be done by this killer cell, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो killer cell है ये क्या करता है? This killer cell release 2 different chemical substance, perforins, and another one is lymphotoxin। ठीक है। परफोरिन का रोल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, साइटोकाइन बैरियर्स में भी आते हैं। परफोरिन्स क्रिएट द पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ड्यू टू द क्रिएटिंग ऑफ पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाटर विल एंटर थ्रू दैट पोर, एंड व्हेन द वाटर विल एंटर थ्रू दैट पोर, right, that results to cell lysis of the pathogens and pathogens will be killed. Is that clear to all of you? In this way this killer T cells kill the pathogen. Are you getting or not? तो यहाँ पे
ये परफोरिन क्या करता है, क्रिएट पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजन, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट रिजल्ट्स टू सेल लाइसिस ऑफ पैथोजेंस एंड पैथोजेंस विल बी किल्ड। इज दैट क्लियर? वही लिम्फोटॉक्सिन का क्या रोल है, लिम्फोटॉक्सिन जो है अट्रैक्ट दी फैगोसाइटिक सेल्स, ये फैगोसाइटिक सेल्स को लिम्फोटॉक्सिन अट्रैक्ट करने का काम करता है। इफ दिस लिम्फोटॉक्सिन अट्रैक्ट दी फैगोसाइटिक सेल्स, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन दैट केस दिस फैगोसाइटिक सेल कैन इजिली राइट ingest the pathogen. Are you getting or not? तो ये लिम्फोटॉक्सिन क्या करता है, अट्रैक्ट दी फैगोसाइटिक सेल्स, ये फैगोसाइटिक सेल्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे कि फैगोसाइटिक सेल्स जो है दैट किल दी पैथोजेंस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोटॉक्सिक सेल्स और किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल। इसके बाद बात करते हैं सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स की। लिसन केयरफुली। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सप्रेसर टी सेल एंड किलर टी सेल्स? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज सप्रेसर टी सेल और किलर टी सेल्स। देखिए प्लीज, तो इसके बाद है सप्रेसर टी सेल एंड किलर टी सेल्स। सॉरी, किलर टी सेल्स तो बता दिया मैंने, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स, राइट। तो देखिए, अगर बात करें सप्रेसर टी सेल की, तो सप्रेसर टी सेल का रोल क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सप्रेसर टी सेल, राइट। व्हेन द पैथोजन विल एंटर इन योर बॉडी, जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है, देन योर बॉडी गिव्स ए इम्यून रिस्पॉन्स, गिव्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी, अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो। So when the pathogen will enter in your body, then your body will give the immune response, right? But when the pathogens will not enter in your body, there is no pathogen in your body, in that case your body will not give any kind of immune response just because of this suppressor cell. Immune response तभी प्रोड्यूस होता है, is that clear to all of you? जब वो रिक्वायर्ड होता है, जब पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है। Are you getting or not? लेकिन अगर पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस इम्यून रिस्पॉन्स विल नॉट प्रोड्यूस। Are you getting or not? And that immune response will suppress by this suppressor T cell. Suppress का मतलब होता है रोकना। तो suppressor T cell immune response, you know, जो फालतू में immune response प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका कोई रोल नहीं है, पैथोजन नहीं है, उसके बावजूद भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, उसको सप्रेस करने का जो काम करता है वो सप्रेसर टी सेल करती है। तो सप्रेसर टी सेल्स क्या है, सप्रेस दी इम्यून रिस्पॉन्स इन एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस की एब्सेंस में इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का, इन एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस की एब्सेंस में इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का जो काम करता है, ये सप्रेसर टी सेल करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जैक्टली ये क्या करता है, सप्रेस दी हेल्पर टी सेल्स एंड किलर टी सेल्स, इन दोनों को ये सप्रेस कर देता है। अगर हेल्पर टी सेल्स सप्रेस हो गई तो बी सेल्स से एंटीबॉडीज रिलीज नहीं होगी, इम्यून रिस्पॉन्स रुक जाएगा। किलर टी सेल्स सप्रेस हो गई तो वो भी इम्यून रिस्पॉन्स को रोक देगा। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों हेल्पर सेल्स को और किलर सेल्स को, दोनों को सप्रेस कर देता है, दोनों को रोक देता है टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इफ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द रोल ऑफ सप्रेसर एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द एलर्जिक रिएक्शन। If immune response will be produced, right? अगर immune response produce होगा, in that case, is that clear? And pathogen will not be there, that results to allergy. And I will discuss about the allergy in detail. तो ये suppressor cell है. Is that clear to all of you? इसके बाद next is
मेमोरी टी सेल्स। अगर मेमोरी टी सेल्स की बात करें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेमोरी टी सेल्स। तो मेमोरी टी सेल्स का काम क्या है? मेमोरी टी सेल्स डू नॉट किल द पैथोजेंस, डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। इम्यून रिस्पॉन्स ये प्रोड्यूस नहीं करता है, इसका सिर्फ एक ही रोल होता है, वो रोल होता है रिटेन द मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर ऑफ पैथोजेंस। एंटीबॉडीज एनकाउंटर करती है पैथोजेंस को, किलर सेल्स एनकाउंटर करती है पैथोजेंस को, तो उसे आप इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो एवरी एनकाउंटर ऑफ पैथोजेंस की मेमोरी को रिटेन करने का काम क्या करता है? ये मेमोरी सेल करती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द रोल ऑफ मेमोरी टी सेल्स. These memory T cells retain the memory of every encounter. हर एनकाउंटर की मेमोरी को रिटेन करने का काम करता है ये मेमोरी टी सेल. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? रिटेन द मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर ऑफ पैथोजेंस. But later, when the pathogens will enter in the body, these memory T cells become killer T cells. It will be divide and become killer T cells. यही memory cells बाद में killer T cells में enter कर जाएगी when this pathogen will enter again. Is that clear? Second time ये enter करता है तो उस बार ये जो है क्या करेगा? ये memory cells killer cells में convert होकर इस pathogens को attack करने का काम करेगा. Are you getting or not? तो when pathogens will enter again, then memory cells convert into killer cells and prevent the infection. So this is all about cell mediated immunity, and this is all about types of T cells, and this is all about the functions of T cells. Now I am going to discuss about antigen presenting cell. इम्यूनिटी को परफॉर्म करने में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का अपना एक यूनिक रोल है. इट प्लेज ए वेरी यूनिक रोल फॉर ए सक्सेसफुल इम्यून रिस्पॉन्स. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. आर यू गेटिंग और नॉट? इट हेल्प्स टू मेडिएट द सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स एंड इट हेल्प्स टू प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ एंटीबॉडीज. That's why this cell is called antigen presenting cell. So next is antigen presenting cell, APC. Antigen presenting cells की मैं बात कर रहा हूं. अगर बात करें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, APC की, so these cells helps to mediate cellular immune response. ये सेल सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को मेडिएट करने में हेल्प करती हैं. So these cells helps to mediate cellular immune response. ये सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को मेडिएट करने में हेल्प करती है. That I already told you. Antigen presenting cells helps to maintain cellular immune response, help to mediate cellular immune response. अब cellular immune response को ये कैसे maintain करती हैं? Maintain cellular immune response and these cells involved in processing and presenting of antigens. एंटीजेंस की प्रोसेसिंग और एंटीजेंस की प्रेजेंटिंग को में इन्वॉल्व होती है. दीज सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ एंटीजेंस. एंटीजेंस को प्रेजेंट करती है. दैट्स व्हाई कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. एंटीजेंस को कैसे प्रेजेंट करती है और एंटीजेंस के प्रेजेंटेशन से क्या होगा, किस तरीके से एक सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती क्या है, इनके नेचर क्या है. ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कोई भी हो सकती है. दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ए मेजॉरिटी ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आई एम टेलिंग यू इज मास्ट सेल. इज दैट क्लियर? मैक्रोफेजिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, लैंगरहंस सेल्स
इज दैट क्लियर? स्ट्रेटम स्पाइनोसम स्किन में क्लियर होती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम उसमें लैंगरहांस सेल्स प्रेजेंट होती है। तो वो लैंगरहांस सेल्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करती हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी है, जैसे कि डेंड्रिटिक सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो सकती हैं। मैक्रोफेज, ये वैरायटी ऑफ ए लार्ज मैक्रोफेजी सेल्स आर द सुपीरियर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सबसे ज्यादा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये मैक्रोफेजी सेल्स हैं। लैंगरहांस सेल्स, mast cells can play the role of antigen presenting cells. These helps in processing and presenting of antigens. So cells which helps in processing and presenting of antigens, and that processing and presenting of antigens helps to mediate the cellular immune response. और वही processing and presenting of antigens जो है helps to mediate the cellular immune response. और ये किस तरीके से cellular immune response को mediate करते हैं, you must understand about this. जैसे कि एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है क्लोजली पास टू दी हेल्पर सेल्स, ये हेल्पर सेल्स के पास जाती हैं और हेल्पर सेल्स के पास जाने के बाद नाउ हेल्पर सेल्स बिकम एक्टिव, ये हेल्पर सेल्स जो है एक्टिव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एक्टिव। और आगे का रोल आपको पता ही है, जब हेल्पर सेल्स एक्टिव होती है तो वही हेल्पर सेल्स स्टिमुलेट करती है बी सेल्स एंड टी सेल्स को, और वही बी सेल्स एंड टी सेल्स mediate the cellular immune response. So antigen presenting cells closely pass to the helper cells. Helper cells को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स हेल्पर सेल्स, और हेल्पर सेल्स का रोल आपको पता ही है, ये हेल्पर सेल्स एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को जो कि एंटीबॉडीज निकालता है, राइट, एंड किलर टी सेल्स को जो कि डायरेक्टली पैथोजेंस को किल करने का काम करता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर वेरी एसेंशियल इन योर बॉडी that helps to mediate cellular immune response, and that involves in processing and presenting of antibodies, and that is passed closely to the helper cells, and when helper cells become active, these helper cells will stimulate B cells and killer T cells. And you know the role of B cells and killer T cells. B cells produce antibodies that attack on pathogens. Killer cells release perforin that also kill the pathogens. So this is all about antigen presenting cells. And this is all about T cells. Is that clear to all of you? आपको बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है, राइट, ये दिस इज इन्वॉल्व इन रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्टिंग, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन के टाइम पे, जिसको आप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ग्राफ्टिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन्वॉल्व इन रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, यानी कि ग्राफ्टिंग को, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट करने का, उसके रिजेक्शन में ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा अबाउट ग्राफ्टिंग के बारे में, इवन टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट क्या होते हैं और किस तरीके से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है ग्राफ्टिंग को, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स को, राइट, रिजेक्शन में उसके इन्वॉल्व होती है, राइट, दैट आई विल डिस्कस नाउ, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग को हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, और ग्राफ्टिंग का इम्यूनिटी से क्या लेना देना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि जो ग्राफ्टिंग की जाती है, इट मीन्स दिस इज द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप कोई भी, किसी का भी कोई बॉडी ऑर्गन फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, या फिर किडनी फेल हो जाती है, तो ऐसे केस में एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। In case of any failure of any organ of the body, there is only one solution, that is organ transplantation. At the time of organ transplantation, maybe the chances of the rejection, and the rejection chances developed by the cell mediated immunity. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। The chances of rejection of organ transplant या grafting जिसको आप बोलते हैं, उसमें कौन सी इम्यूनिटी जो है रिजेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। सो दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सो लिसन केयरफुली अबाउट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एग्जैक्टली है क्या, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ग्राफ्टिंग की हम बात कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब है दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन जिसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है रिसिपेंट की बॉडी में,
राइट, डोनर से रिसिपेंट को दिया जाता है, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दिया जाता है, इसे आप ग्राफ्टिंग कहते हैं। एंड दिस कंडीशन डेवलप ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गन फेलियर। दिस ट्रीटमेंट इज गिवन टू द पेशेंट, राइट, जिसका ऑर्गन फेल हो चुका है, तो उसके केस में उसके पास और कोई चारा नहीं है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे ग्राफ्टिंग के केस में क्या होता है, ग्राफ्टिंग दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन ही ग्राफ्टिंग है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट यू कॉल्ड ग्राफ्टिंग, जिसको कि आप ग्राफ्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स दैट यू कॉल्ड ग्राफ्टिंग, एंड द ऑर्गन, राइट। अब यहां पे ग्राफ्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। दिस इज नॉट कंपल्सरी कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा, जो ग्राफ्टिंग होगी वो हमेशा सक्सेसफुल ही रहेगी। दिस इज नॉट कंपल्सरी। आर यू गेटिंग और नॉट? उसके रिजेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं, दैट कैन रिजेक्ट ऑल्सो। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें इन दिस केस, देयर मे बी द रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्टिंग, देयर मे बी रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग का रिजेक्शन भी हो सकता है। देयर मे बी रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्टिंग, राइट। इम्यूनिटी विच रेसिस्ट द ग्राफ्टिंग, जो कि ग्राफ्टिंग को रेसिस्ट करती है, दैट इम्यूनिटी इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में फ्रेम हो जाता है ये क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट करने के लिए, ग्राफ्टिंग को रेसिस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ऐसा क्या होता है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इस ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट कर देती है। जो भी एक फॉरेन ऑर्गन किसी रिसिपेंट की बॉडी में डोनर से ऑर्गन्स को दिया गया है, रिसिपेंट की बॉडी में डोनर से ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया है, बट इट मे बी रिजेक्ट, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट फॉरेन ऑर्गन, क्योंकि उस ऑर्गन में जितने भी फॉरेन प्रोटीन्स हैं, यानी कि ऑर्गन्स के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं वो एक्ट एज फॉरेन प्रोटीन्स या फॉरेन पार्टिकल्स। और अगर बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन प्रोटीन एंटर करता है तो ये कंपलसरी है कि आपका जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट दैट फॉरेन प्रोटीन, एंड दैट फॉरेन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दैट बॉडी ऑर्गन, राइट, विच यू गेट, राइट, which is getting by the recipient. Is that clear to all of you? Are you getting or not? तो यहां पे in this case जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द प्रोटीन्स which present in ट्रांसप्लांट ऑर्गन, जो कि ट्रांसप्लांट ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है। दैट प्रोटीन एक्ट एज फॉरेन सब्सटेंस, एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह एक्ट करती है। इज दैट क्लियर? तो अगर आपने किसी भी पेशेंट में रैंडमली अगर उसका कोई बॉडी ऑर्गन फेल हो चुका है और आप रैंडमली उसमें कोई भी बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उसके वो सक्सेसफुल हो जाए ये कंपलसरी नहीं है। उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस, राइट, कितने हैं कितने नहीं हैं, ये आपको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो उस ऑर्गन को जो आपने रैंडमली ट्रांसप्लांट किया है किसी की बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उस ऑर्गन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। उसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक रिसिपेंट की बॉडी के लिए एक फॉरेन प्रोटीन्स या फॉरेन सब्सटेंस का काम करता है, और अगर जब भी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। इसलिए यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, राइट, इन्वॉल्व है किसी भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के रिजेक्शन में। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में क्या होगा कि अगर इस रिजेक्शन को रोक दिया जाए,
इस रिजेक्शन को रोकने के लिए हमें किसी का भी रैंडमली आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते हैं। इस रिजेक्शन को रोकने के लिए इफ यू वांट टू प्रिवेंट दिस रिजेक्शन देन यू नीड टू मैच देयर ब्लड ग्रुप एंड हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। उनका हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मैच किया जाता है और उनका ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है रिजेक्शन को रोकने के लिए। टू सप्रेस द रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वी नीड टू मैच ब्लड ग्रुप एंड वी नीड टू मैच हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मैच करना पड़ता है, या जिसको आप MHC बोलते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मैच करना पड़ता है। जितने भी मेनली मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जो रिलेटिव्स होते हैं उनके मैच कर जाते हैं, बट दिस इज ऑलवेज नॉट कंपलसरी। तो इसलिए कभी भी किसी का अगर कोई बॉडी ऑर्गन फेल हो जाता है तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बॉडी ऑर्गन्स के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका ब्लड ग्रुप मैच कर सकता है और वहाँ पे उनका MHC यानी कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मैच कर सकता है। तो यहाँ पे इस रिजेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि आपने क्या किया कि रिसिपेंट को तो बॉडी ऑर्गन की जरूरत है, उसको दे दिया गया, लेकिन उसकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसको रिजेक्ट करेगी, उस पर अटैक करेगी, क्योंकि उसमें ऐसे प्रोटीन है जो कि उसके लिए फॉरेन सब्सटेंस का काम कर रहे हैं, और किसी भी फॉरेन सब्सटेंस पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अटैक करती है। अब इस रिजेक्शन को रोकने के लिए व्हाट विल वी डू? इस रिजेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? टू सप्रेस द रिजेक्शन, इस रिजेक्शन को रोकने के लिए वी नीड ऑफ मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। हमें ब्लड ग्रुप मैच कराना है। वी नीड ऑफ मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, इवन वी नीड ऑफ मैचिंग ऑफ MHC, जिसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या शॉर्टली आप इसको हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मैचिंग कह सकते हैं, या फिर इसको टिश्यू मैचिंग भी कहा जा सकता है, और टिश्यू मैचिंग भी आप सिंपली कह सकते हैं। तो इस रिजेक्शन को रोकने के लिए ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी है और टिश्यू मैचिंग यानी कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मैचिंग होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे ये MHC है क्या, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम MHC की बात करें, MHC को आप HLA भी बोलते हैं। इसको HLA क्यों बोला जाता है? HLA की फुल फॉर्म क्या है? MHC की फुल फॉर्म क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। The full form of MHC is major histocompatibility complex। वहीं HLA की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इस कॉम्प्लेक्स को, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को राइट HLA भी बोलते हैं, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये पहली बार डिस्कवर हुए ल्यूकोसाइट के सरफेस पे। फर्स्ट टाइम दीज मॉलिक्यूल्स, ये MHC कुछ नहीं है, ये MHC कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। इज दैट क्लियर? दीज मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेड बाय दी सेल्स। ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं। MHC एग्जैक्टली है क्या? मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसकी मैचिंग टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे बहुत जरूरी है। और ये क्या है? मॉलिक्यूल डिस्प्लेड बाय सेल्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की जो सेल्स है वो कुछ मॉलिक्यूल डिस्प्ले करती है, जिनको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो दीज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स राइट विच इज डिस्प्लेड बाय दी सेल्स, जो कि सेल्स के सरफेस पे होते हैं, सेल उनको डिस्प्ले करती है। और इसका जो रोल है, द मेजर रोल ऑफ दिस MHC राइट, इसको आप एंटीजन भी कह सकते हैं, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कह सकते हैं। और इसका जो मेजर रोल है, इट हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन। ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है और दूसरा लिम्फोसाइट के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। अगर आपसे कोई पूछे MHC क्या है, या एग्जाम में कई क्वेश्चन में MHC के बारे में आ जाए, तो ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है। दीज आर दी सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिस्प्लेड ऑन सेल्स, जो कि सेल्स डिस्प्ले करती हैं, एंड दीज हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन्स। जब तक लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा किसी भी फॉरेन एजेंट को
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? नहीं आया तब तक वो उस पर अटैक नहीं कर सकता। तो ये हेल्प करता है इन रिकॉग्निशन ऑफ ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। इसका ये रोल है। इसका रोल मैं लिख देता हूं, व्हाट इज द रोल? हेल्प्स इन रिकॉग्निशन टू द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को रिकॉग्निशन में हेल्प करता है जिससे कि वो फॉरेन एंटीजन्स पे एंड फॉरेन पैथोजन पे अटैक कर सके, फॉरेन सेल्स पे अटैक कर सके। इसके अलावा इसका एक रोल और है। कैसे? मतलब सॉरी, रोल तो उसका एक ही है, बट हाउ इट विल हेल्प टू रिकॉग्नाइज दिस लिम्फोसाइट, देखिए, एंड हेल्प्स इन प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, एंटीजेंस के प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी का जीन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे लाई करता है। इसका जो जीन है वो लाई करता है क्रोमोसोम नंबर 6 पे। ये बात भी आपको याद रखनी है। द जीन ऑफ दिस MHC, राइट, द जीन ऑफ दिस MHC यानी कि मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का जो जीन है लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6। द जीन ऑफ मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 6 पे इसका जीन लोकेटेड होता है और इसको HLA क्यों बोला जाता है, ये भी पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट टाइम दिस MHC फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन ह्यूमन ल्यूकोसाइट, इसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट पे डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको HLA भी बोला जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, MHC एंड HLA बोथ आर सेम थिंग। तो दिस इज अबाउट ग्राफ्टिंग। आप ऑर्गन किसी का ऑर्गन फेलियर हो गया, उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको आप रैंडमली ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके रिजेक्शन के चांसेस होंगे। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उस ऑर्गन में जो प्रोटीन्स है वो फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम करती है और उस पर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अटैक करती है, तो वहां पे रिजेक्शन हो जाता है। तो ऐसे केस में रिजेक्शन को रोकने के लिए आप दो चीजें करते हैं। सबसे पहला ब्लड ग्रुप मैचिंग और दूसरा व्हाट विल यू डू, दूसरा MHC यानी कि हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी मैचिंग। MHC का मतलब है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर डिस्प्लेड बाय सेल्स, डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, जो कि डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट करती है। इज दैट क्लियर? एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये MHC दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ MHC, MHC 1 एंड MHC 2। ऑलमोस्ट सभी बॉडी ऑर्गन्स में MHC होते हैं। MHC जो 2 टाइप है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होता है, बाकी अदर ऑर्गन्स में ये MHC 1 प्रेजेंट होता है। लीवर, हार्ट, किडनी, अदर ऑर्गन्स पे MHC 1 होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में MHC 2 होता है। दो टाइप के होते हैं। तो ये मैचिंग भी जरूरी है। जब ये दोनों चीजें मैच हो जाती है तब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, नहीं तो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो MHC का जो रोल है, क्या है MHC? ए सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, right, which is displayed by the cells and it helps in presentation of antigens. Is that clear to all of you? ये रोल है इसका। एंड इसका जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है। इसको HLA भी बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, बिकॉज इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन ह्यूमन ल्यूकोसाइट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट MHC। तो ये हो गया ग्राफ्टिंग। अच्छा, एक चीज और, ग्राफ्टिंग करते टाइम, किसी बॉडी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते टाइम हम जो है एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपने पढ़ा होगा, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन का एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे एक पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टू प्रिवेंट द रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्टिंग वी यूज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। हम जो है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का इस्तेमाल करते हैं ग्राफ्टिंग को, रिजेक्शन को रोकने के लिए। और ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कौन सा है? दिस इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इज साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने
माइक्रोस्ट्रिंग ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ा होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग की, कि ग्राफ्टिंग कितने टाइप के हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट या ग्राफ्टिंग। नंबर 1, ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब क्या है? ऑटोग्राफ्ट का मतलब ये है, सपोज दैट आपके फेस की स्किन डैमेज हो गई है, एक्सीडेंटली आपके जो फेस की जो स्किन है वो गायब हो गई है, डैमेज हो चुकी है, और उसको रिकवर कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप किसी दूसरी बॉडी पार्ट की स्किन को कट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इसे ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू दी अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी क्या किया जाता है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन में सपोज दैट आपके सर के बाल उड़ जाते हैं, ठीक है, आप गंजे हो गए हैं, तो सर के बाल उड़ गए हैं आपके, तो इन दैट केस व्हाट विल यू डू? आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, और वो हेयर कहाँ के होंगे? वो आपके होंगे अदर बॉडी पार्ट्स के। वो हेयर्स आपके किसी दूसरी बॉडी पार्ट से निकाले जा सकते हैं, आपके चेस्ट रीजन से निकाले जा सकते हैं, आपके प्यूबिक हेयर्स हो सकते हैं, और आपके थाइज रीजन्स पे भी हेयर्स होते हैं, राइट। तो अदर बॉडी पार्ट्स के हेयर्स लगा देते हैं सेम पर्सन में। दिस इज ऑटोग्राफ्ट। इज दैट क्लियर? ऑटोग्राफ्ट में क्या है? दिस इज द ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। ट्रांसप्लांटेशन in same individual, from transplantation from one body parts to another body parts। तो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में जो ट्रांसप्लांटेशन होती है, दैट यू कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट, जिसको आप ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या है? आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट इज आइसोग्राफ्ट। अगर बात की जाए आइसोग्राफ्ट की, तो आइसोग्राफ्ट क्या है? आइसोग्राफ्ट में दिस इज द ट्रांसप्लांटेशन, राइट, बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेम जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के इंडिविजुअल के बीच में जो ग्राफ्टिंग की जाती है, ट्विंस के बीच में जो ग्राफ्टिंग की जाती है, उसको आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आइसोग्राफ्ट, दिस इज द ट्रांसप्लांटेशन between the individuals of same genetical constituents, same genetical constituents के individuals में आइसोग्राफ्टिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन ट्विंस, इन केस ऑफ ट्विंस के केस में ऐसा किया जाता है। आइसोग्राफ्ट के बाद थर्ड इज होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट। मतलब होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट का मतलब ये है कि इफ द ग्राफ्टिंग टेक प्लेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, मे बी इन फैमिली मेंबर्स, राइट, दैट यू कॉल्ड होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट। यानी कि दिस इज ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ऑफ मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के मेंबर्स में। एग्जांपल, फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर कहीं पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसे आप होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट कहते हैं। उसे आप होमोग्राफ या एलोग्राफ कहते हैं। लिसन केयरफुली। तो यहां पे ऑटोग्राफ्ट, वन पार्ट ऑफ बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ बॉडी को ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। आइसोग्राफ्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक ट्विंस। होमोग्राफ्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बट द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। ये बात ध्यान रखिए, फैमिली मेंबर्स के बीच में एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन देखा जाता है, इसको होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इज नंबर 4 पॉइंट इज जीनोग्राफ्ट, या जिसको आप हेट्रोग्राफ्ट भी कहते हैं। जीनोग्राफ्ट और हेट्रोग्राफ्ट इट मींस दिस इज द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज, राइट। एक मेंबर दूसरी स्पीसीज का, दूसरा मेंबर दूसरी स्पीसीज का, इसको आप जीनोग्राफ्ट कहते हैं। This is the grafting between
मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो ग्राफ्टिंग टेक प्लेस करती है उसे आप जीनोग्राफ्ट कहते हैं, या फिर उसे आप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, या फिर उसे आप हेटेरोग्राफ कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद देखिए, लिसन केयरफुली। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। और ग्राफ्टिंग की जो सीक्वेंस होती है, कभी कभी सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी मैं लिख देता हूं, सीक्वेंसिंग ऑफ ग्राफ्टिंग, सीक्वेंसिंग ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की सीक्वेंस क्या होती है, यानी कि जहां पे रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में सबसे कम रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। सबसे ज्यादा ग्राफ्टिंग की जाती है आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में, इसके बाद सिबलिंग्स के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में, इसके बाद पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में, इसके बाद, और यू कैन से रिलेटिव्स भी आप कह सकते हैं, और इसके बाद नॉन रिलेटिव्स के बीच में। तो ये सीक्वेंसिंग होती है। सबसे कम रिजेक्शन के चांसेस आइडेंटिकल ट्विंस, फिर सिबलिंग्स, फिर पेरेंट्स, और फिर नॉन रिलेटिव्स। इज दैट क्लियर? तो ये सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्टिंग। अब हम बात करते हैं, राइट, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। लिसन केयरफुली। Now see, other types of immunity. देखिए प्लीज, there are other two types of immunity. Number one is active immunity and number two is passive immunity. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है. This is also very important. So there are other two types of immunity that I am going to discuss here. Listen carefully. That I am going to discuss here. Right. So there are other two types of immunity. One is active immunity, another is passive immunity. What is the difference between active immunity and passive immunity? I will discuss. सबसे पहले मैं एक्टिव इम्यूनिटी की बात करता हूं, उसके बाद आई विल कम टू द पैसिव इम्यूनिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्टिव इम्यूनिटी. एग्जेक्टिव, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? लिसन केयरफुली. तो अगर बात की जाए एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? दिस इज द इम्यूनिटी और दिस इज द इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सपोज ऑफ एंटीजेंस. व्हेन यू विल एक्सपोज टू एंटीजेंस, जब आपकी बॉडी के अंदर एंटीजेंस जाते हैं तो आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है. दैट यू कॉल्ड, राइट, एक्टिव इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी विच प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, ड्यू टू द एक्सपोजिंग ऑफ एंटीजेंस. वहीं पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो उसमें आप रेडीमेड एंटीबॉडीज डालते हैं, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज डालते हैं. इज दैट क्लियर? वहीं यहां पे एक्टिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है. एक्टिव इम्यूनिटी में व्हेन यू विल एक्सपोज टू एंटीजेंस देन इम्यून रिस्पॉन्स विल प्रोड्यूस इन योर बॉडी. दैट इम्यूनिटी यू विल कॉल्ड एक्टिव immunity. So this immunity developed due to exposing of antigens. Exposing of antigens. Antigens के लिए expose होना बहुत जरूरी है. This is very essential to expose, right, of antigens. Then only this immunity will develop. Is that clear to all of you? And this immunity can be of two types. ये दो टाइप की होती है, राइट. एक्टिव इम्यूनिटी में सबसे पहला टाइप, ये नेचुरल टाइप की भी हो सकती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. अगर हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं यहां पे, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो कि आपको नेचुरल इन्फेक्शन से मिलता है, राइट. मैंने आपको बताया दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी दैट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. So that acquired immunity that you will acquire during lifetime, that you call
नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि नेचुरल इन्फेक्शन, ये एंटीजन से जो आप एक्सपोज करते हैं अपने आप को, और एंटीजन से एक्सपोज कराने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे आप एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं, राइट। लेकिन ये एंटीजन्स नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं और आर्टिफिशियली भी आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। नेचुरली कैसे जाते हैं, आर्टिफिशियल कैसे जाते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इसी बिहाफ पे इस एक्टिव इम्यूनिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे नेचुरल में क्या होता है, व्हेन बॉडी एक्सपोज टू एंटीजन्स बाय नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से जब बॉडी एक्सपोज कर जाती है एंटीजेंस के लिए, तब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। इज दैट क्लियर? पैदा होने के बाद से लेके एट द एंड ऑफ द लाइफ तक आप जितने भी एंटीजन से एक्सपोज होते हैं, वो उन एंटीजन से आपकी बॉडी के अंदर जो भी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, दैट यू एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम ड्यू टू नेचुरल इन्फेक्शन, दैट यू कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, बट दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. So this immunity acquire during lifetime due to natural infection. ये natural infection की वजह से आती है. इसके बाद है artificial active immunity. अगर हम artificial active इम्यूनिटी की यहां पे बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, सो इन केस ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी व्हाट हैपन, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में, राइट, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में पर्सन विल एक्सपोज टू एंटीजेंस, बट दैट एंटीजेंस मे बी ए वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन. पोलियो वैक्सीन इसी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के हिसाब से डेवलप किया गया है. मतलब आप उस डेड एंटीजेंस को या पैथोजेंस को अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. वो एंटीजेंस जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं एक वैक्सीन का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है. ये एक्टिव जो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है. इसमें क्या करते हैं, दिस इम्यूनिटी डेवलप ड्यू टू वैक्सीनेशन. ये इम्यूनिटी वैक्सीनेशन की वजह से डेवलप होती है, डेवलप ड्यू टू वैक्सीनेशन. समझ आया? तो ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी. सो व्हेन यू विल एक्सपोज टू योरसेल्फ बाय द एंटीजेंस, योर बॉडी विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस योर बॉडी विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज नेचुरली अगेंस्ट दैट एंटीजन. ये तो पता ही है आपको, जब बॉडी में एंटीजेंस जाते हैं तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है. इसे आप एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. बट दैट एक्टिव इम्यूनिटी कैन कम थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन ऑल्सो, एंड इवन दैट एंटीजेंस कैन कम थ्रू, इज दैट क्लियर? That antigens can come through natural infection also, and even that antigens can come through vaccination also. पोलियो वैक्सीन में ऐसे ही किया जाता है. पोलियो वैक्सीन में बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, राइट, पोलियो के अगेंस्ट. तो उसके लिए पोलियो के एंटीजेंस बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी पोलियो के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दे. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी के बाद हम पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं. देखिए प्लीज, अगर पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाए यहां पे, सो व्हाट इज एग्जैक्टली पैसिव इम्यूनिटी? इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, राइट, पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं बॉडी को. इफ यू टेक द रेडीमेड ऑफ एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, दैट यू कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. अब ये रेडीमेड एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में जाते कैसे हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, लिसन केयरफुली. तो इन दिस केस रेडीमेड एंटीबॉडीज गिवन टू दी बॉडी, यहां पे एक्टिव में एंटीजेंस दिए जाते हैं, जिससे कि एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर बनने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन यहां पे आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे रहे हैं पेशेंट को. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे रहे हैं आप, इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं. तो एक डिफरेंस क्लियर हो गया, साफ सा डिफरेंस है. एक्टिव में एंटीजेंस एक्सपोज कराया जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज बनाती है उस एंटीजेंस के अगेंस्ट. पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल दिए जाते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज गिवन टू दी बॉडी को रेडीमेड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं. और ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है ये, और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. नेचुरल का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोलेस्ट्रम. अभी बताया था, मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, मैंने डिस्कस किया था. कोलेस्ट्रम जो है
उसमें एंटीबॉडी होता है। कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA। वो एंटीबॉडी क्या है? मदर से इन्फेंट को जा रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्स, वो कि एक नेचुरल सोर्स से आ रहा है। मदर से इन्फेंट को कोलेस्ट्रम के थ्रू एंटीबॉडी मिल रहा है, तो एक रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रहा है ना इन्फेंट को, तो इट मीन्स क्या हुआ? पैसिव इम्यूनिटी हुई। एंड दिस इज नेचुरल, क्योंकि मदर एक नेचुरल सोर्स है, उससे इन्फेंट को वो एंटीबॉडी मिल रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो इन दिस केस नेचुरल का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, नेचुरल का एग्जाम्पल है मदर गिवन दी IgA, जो कि ये एक एंटीबॉडी है। मदर गिवन दी एंटीबॉडी टू दी यंग वंस। मदर इज नेचुरल सोर्स और यंग वंस को एंटीबॉडी मिल रही है नेचुरल सोर्स से रेडीमेड, तो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया, बट दैट इज नेचुरल, राइट। ऐसे ही यहां पे आर्टिफिशियल एग्जांपल ले सकते हैं आप। आर्टिफिशियल में क्या किया जाता है कि एंटीबॉडीज को प्रिपेयर्ड किया जाता है। नेचुरल सोर्स में वो एंटीबॉडीज नहीं है, उनको प्रिपेयर्ड किया जाता है और प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज को गिवन टू दी पर्सन। इज दैट क्लियर? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में प्रिपेयर्ड दी एंटीबॉडीज, इन एंटीबॉडीज को बनाया जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज गिवन टू दी पर्सन, इसमें पर्सन को प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कराई जाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रिपेयर करती हैं। प्रिपेयर्ड द एंटीबॉडीज गिवन टू द पर्सन, राइट, टू क्योर द इन्फेक्शन, राइट, बिफोर द इन्फेक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे इसका एग्जांपल है ATS, एंटी टेटेनस सीरम। एंटी टेटेनस सीरम पेशेंट को दिया जाता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी आ जाएं और वो टिटनस के बैक्टीरिया को मार सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एंटी टिटनस सीरम हो गया, एंटी टिटनस सीरम बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है एंटी विनम, राइट, इन केस ऑफ स्नेक बाइट, इफ एनी पर्सन, राइट, अगर किसी को स्नेक बाइट कर जाता है, इन दैट केस एंटी विनम दिया जाता है। ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, बट दैट इज प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, इट मींस दैट इज आर्टिफिशियल एंड द नेचुरल इज मदर। मदर मिल्क फीडिंग के दौरान कोलेस्ट्रम जब देती है, उसमें एंटीबॉडीज देती है। मदर इज नेचुरल सोर्स, तो वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसी के साथ एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, दीज टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज डन। आर यू गेटिंग और नॉट? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और डिस्कस कर लेता हूँ। एक टॉपिक है इंटरल्यूकिन, राइट। इंटरल्यूकिन आपने बहुत सुना होगा। इंटरल्यूकिन एग्जैक्टली है क्या, ये मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, उसके बाद आई विल कम टू दी वैक्सीनेशन। इज दैट क्लियर? तो सी, इंटरल्यूकिन क्या है, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज इंटरल्यूकिन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी इंटरल्यूकिन। देखिए, इंटरल्यूकिन केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एग्जैक्टली नेचर में ये प्रोटीन्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरल्यूकिन्स आर दी प्रोटीन्स which stimulate the growth and activation of WBCs। ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं WBCs के एक्टिवेशन के लिए। प्राइमरी मैसेंजर तो खुद एंटीजन ही है। जब एंटीजन बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि पैथोजन को रोका जा सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन जो सेकेंडरी मैसेंजर है, ये डायरेक्टली एंटीजन जो है स्टिमुलेट नहीं करती है WBCs को। यहां पे एक सेकेंडरी मैसेंजर भी है जिसको आप इंटरल्यूकिन बोलते हैं। तो इंटरल्यूकिन क्या है? दीज आर द प्रोटीन्स व्हिच स्टिमुलेट the growth and activation of WBCs, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को और एक्टिवेशन ऑफ WBCs को, उसको आप इंटरल्यूकिन कहते हैं। ये इंटरल्यूकिन कितने टाइप के हैं यहाँ पे? टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी: इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5. There are 5 types of interleukin which are present in your body, right, which is responsible for the growth and activation of WBCs, and that WBCs helps to attack on pathogens and eliminate the pathogens from your body. So this is all about the interleukin, and this is all about active immunity and passive immunity.
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी another topic that you call vaccination. So now I'm going to discuss about the vaccination. After that I will come to the passive immunization. Is that clear? So listen carefully. इसके बाद our next topic is vaccination. Vaccination exactly होता क्या है? You must understand about the vaccination. Vaccination, this is the process to inject vaccine or to introduce vaccine inside the body. अगर आप अपनी बॉडी में वैक्सीन्स लगवाते हैं या फिर किसी की बॉडी में वैक्सीन जो लगाया जाता है उसे आप वैक्सीनेशन कहते हैं. हिंदी में वैक्सीनेशन को टीकाकरण कहा जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी दैट यू कॉल्ड वैक्सीनेशन. अभी वैक्सीनेशन में वैक्सीन लगाया जाता है. अब ये वैक्सीन एग्जैक्टली होता क्या है? वैक्सीन का जो काम होता है, वैक्सीन क्या रोल प्ले करता है? मेनली वैक्सीन जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है अगेंस्ट द पैथोजन, जिससे कि आपकी बॉडी आसानी से पैथोजन्स के अगेंस्ट फाइट कर सके. तो वैक्सीन एग्जैक्टली होता क्या है? वैक्सीन दिस इज द सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन्स और एंटीजन्स ऑफ पैथोजन. यहां पे वैक्सीन जो है ये सस्पेंशन ऑफ पैथोजन होता है. ये पैथोजेंस लाइव पैथोजेंस हो सकते हैं, डेड पैथोजेंस हो सकते हैं या वीक पैथोजेंस हो सकते हैं. इसके अलावा ये एंटीजेंस भी हो सकते हैं. अब ये पैथोजेंस, आर यू गेटिंग और नॉट? ये डेड और लाइव पैथोजेंस या वीक पैथोजेंस जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये क्या रोल प्ले करते हैं? वैक्सीन एक प्रिंसिपल पे काम करता है. ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है. वैक्सीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होती है, राइट? यहां पे मेमोरी जनरेट करने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है. आप पैथोजेंस ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज वैक्सीन. क्यों? क्योंकि वो पैथोजेंस जो है वीक या डेड पैथोजेंस जो आपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करे हैं वो पैथोजेंस के अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्ट्रॉन्ग पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आता है, कोई लाइव पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वो पैथोजेंस को आपकी बॉडी जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, राइट? और आपकी बॉडी उस पैथोजेंस को आसानी से किल कर सकती है. ये प्रिंसिपल है वैक्सीन का. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने यहां पे प्रिंसिपल लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी. तो यहां पे इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है मेमोरी, यानी कि पैथोजेंस के अगेंस्ट मेमोरी जनरेट करना. अगर कोई इन फ्यूचर स्ट्रॉन्ग पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आता है, एंटर कर जाता है, तो वो आपको बीमार कर सकता है, वो आपकी बॉडी में डिजीज को डेवलप कर सकता है. तो उस डिजीज से बचने के लिए आप उसके अगेंस्ट मेमोरी रिटेन कर लेते हैं, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है. तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तभी बनाएगी जब वो वीक या डेड पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिससे कि आपकी बॉडी को एंटीजेंस मिल जाएंगे. और एंटीजेंस क्या करते हैं आपको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं. एंटीजेंस जो है स्टिमुलेट करते हैं बी सेल्स को, जिससे कि बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है. तो यहां पे सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस और एंटीजेंस दैट यू कॉल्ड वैक्सीन. वैक्सीन को आप ऑरली भी ले सकते हैं और इंजेक्टेड वैक्सीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओरल वैक्सीन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन. ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ओरली लिया जाता है. आपने देखा होगा जो 5 साल के बच्चे होते हैं, 5 साल 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों को पोलियो का वैक्सीन पिलाया जाता है. इट मींस दैट इज ओरली. तो वैक्सीन कैन ओरली इनटेक आल्सो, इवन इट कैन इंजेक्टेड इनटू द ब्लड आल्सो. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट कैन बी टेकन ओरली और इट कैन बी टेकन इंजेक्टेड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर पैथोजेंस. ये पैथोजेंस के लिए इम्यूनिटी को डेवलप करता है. ये ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? ये मेमोरी बी एंड टी सेल्स को जनरेट करता है. मैंने आपको पहले ही बताया वैक्सीन जो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी. इम्यूनिटी की एक प्रॉपर्टी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, वो मेमोरी जनरेट कर लेता है. तो यहां पे मेमोरी जनरेट किस फॉर्म में करेगा कि मेमोरी सेल्स को बनाने में, मेमोरी सेल्स के जनरेशन में ये वैक्सीन हेल्प करता है. ये वैक्सीन जो है बी या फिर टी सेल्स को बनाने में हेल्प करता है. तो बी सेल्स बनाता है और टी सेल्स बनाता है, दोनों ही मेमोरी होती हैं. तो मेमोरी सेल्स बी सेल्स भी हो सकती है और टी सेल्स भी होती है. और मेमोरी सेल्स का काम क्या है? रिटेन द मेमोरी ऑफ द एनकाउंटर व्हेन दैट एंटीजन एंटर इन योर बॉडी, व्हेन दैट वीक पैथोजन इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन विल एंटर इन योर बॉडी, देन
it can retain that memory, and that memory can be for long time when this pathogen, when the strong form of the pathogens, when the strong form of the pathogen will enter in your body. जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ पैथोजन एंटर करेगी तो आपकी बॉडी जो है ऑलरेडी उसके पास मेमोरी है उस पैथोजन के लिए, और ऑलरेडी उसके पास एंटीबॉडीज भी बन चुके हैं. अब वो एंटीबॉडीज इज रेडी टू फाइट विद दैट पैथोजन्स एंड किल दैट पैथोजन्स. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड यू कैन इजिली प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दीज वैक्सीन्स. इज दैट क्लियर? एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वैक्सीन एंड फ्रॉम पैथोजन्स. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट वैक्सीनेशन देखिए, जो पहला वैक्सीनेशन प्रोसेस है, द फर्स्ट वैक्सीनेशन, एग्जैक्टली आप क्या कहेंगे? पहला वैक्सीनेशन प्रोसेस. आप ये नहीं कहेंगे कि पहला वैक्सीन बनाया. पहला वैक्सीनेशन प्रोसेस जो परफॉर्म किया वो परफॉर्म किया एडवर्ड जेनर ने. एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है. इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, राइट? कहीं कहीं पे कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी नहीं लिखा है, एमिल वॉन बेहरिंग को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी लिखा है. कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि जो है लुइस पास्चर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है. तो ये इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग जगह अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मिलेगी, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जिसको माना जाता है वो है एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने पहली बार इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, कौन सा प्रिंसिपल? मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी का इस्तेमाल करके वैक्सीनेशन को परफॉर्म किया. इज दैट क्लियर? वैक्सीनेशन को परफॉर्म किया पहली बार, और इन्होंने पहली बार वैक्सीनेशन परफॉर्म किया अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स डिजीज. कौन सी बीमारी के लिए? स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए 1796 में. तो फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन, ही डिड नॉट एबल टू प्रोड्यूस ट्रू वैक्सीन. ये ट्रू वैक्सीन नहीं बना पाए, लेकिन वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है, वैक्सीनेशन को जो परफॉर्म किया पहली बार वो एडवर्ड जेनर ने ही किया फॉर स्मॉल पॉक्स. इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है. इस वैक्सीन का अल्टीमेट एम क्या है कि आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए इम्यूनिटी को डेवलप कर दिया जाए, या आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए एंटीबॉडीज को डेवलप कर दिया जाए, जिससे कि वो एंटीबॉडीज, वो पैथोजन अगर रियल फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे तो वो एंटीबॉडीज उस पर अटैक कर सके, उसको किल कर सकते. आर यू गेटिंग और नॉट? तो इस तरीके से किया जाता है. तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है. एंड फर्स्ट ट्रू वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, एग्जैक्टली मैंने आपको बताया एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल दिया. एडवर्ड जेनर ने पहली बार वैक्सीनेशन परफॉर्म की अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स डिजीज. बट फर्स्ट ट्रू वैक्सीन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ट्रू वैक्सीन किसने डेवलप किया, फर्स्ट वैक्सीन की अगर हम बात करें तो एडवर्ड जेनर आप नाम दे सकते हैं. लेकिन अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट ट्रू वैक्सीन किसने बनाया, तो द आंसर इज लुइस पास्चर. लुइस पास्चर ने पहला ट्रू वैक्सीन बनाया था. आर यू गेटिंग और नॉट? फर्स्ट ट्रू वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, फर्स्ट ट्रू वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर. पहला जो वैक्सीन जो डेवलप किया, ट्रू वैक्सीन, फर्स्ट ट्रू वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर. इसलिए कुछ साइंटिस्ट लोग ये भी कंसीडर करते हैं कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो जो है लुइस पास्चर है. कुछ लोग लुइस पास्चर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मानते हैं, कुछ लोग जो है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कुछ लोग कंसीडर करते हैं एडवर्ड जेनर को. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो जो है एमिल वॉन बेहरिंग है. आर यू गेटिंग और नॉट? बट अकॉर्डिंग टू, देखिए नेक्स्ट इज क्या है, इसने क्या बनाया, किस तरीके से इसने ट्रू वैक्सीन को बनाया लुइस पास्चर ने. इट कंसिस्ट ऑफ वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट चिकन कोलेरा. पहला जो ट्रू वैक्सीन बनाया, जो फर्स्ट ट्रू वैक्सीन डेवलप किया, वो फर्स्ट ट्रू वैक्सीन लुइस पास्चर ने डेवलप किया अगेंस्ट चिकन कोलेरा. एक बीमारी होती है चिकन कोलेरा, उस चिकन कोलेरा के अगेंस्ट पहला ट्रू वैक्सीन बनाया लुइस पास्चर ने. पहला वैक्सीनेशन परफॉर्म तो एडवर्ड जेनर ने किया था, लेकिन पहला जो ट्रू वैक्सीन डेवलप किया, फर्स्ट ट्रू वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया? पहला ट्रू वैक्सीन डेवलप किया लुइस पास्चर ने अगेंस्ट वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट चिकन कोलेरा. तो चिकन कोलेरा को के लिए उसने वैक्सीन बनाया, और उस वैक्सीन को बनाने के लिए उसने उस चिकन कोलेरा के माइक्रोब्स को, वीक माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया. इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स. वैक्सीन्स कितने टाइप के होते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. वैक्सीन जो है टाइम टू टाइम बदलते गए, उनके अंदर मॉडिफिकेशन आती गई, टाइम टू टाइम जो है उनके अंदर एडवांस कैरेक्टर्स डेवलप होते गए. तो एडवांस किस्म के वैक्सीन्स जो हैं आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं. तो इसी बेस पे वैक्सीन्स को 3
टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वैक्सीन्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, नंबर 2 सेकंड जनरेशन वैक्सीन एंड नंबर 3 थर्ड जनरेशन वैक्सीन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन या फिर थर्ड जनरेशन वैक्सीन? इन तीनों में डिफरेंस क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली। तो हम पहली बात तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की बात करते हैं। जो पहला वैक्सीन है उसे आप फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में आप क्या करते हैं? होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वैक्सीन है। इस वैक्सीन में आप पूरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। आप इस वैक्सीन को बनाने के लिए उस ऑर्गेनिज्म, उस पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं, राइट, जो कि डिजीज कोज पैथोजेंस है। लेकिन याद रहे ये पैथोजेंस की स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर इस वैक्सीन में आपने पैथोजन की स्ट्रॉन्ग फॉर्म इस्तेमाल कर दी तो ये डिजीज कोज हो सकता है, ये बीमारी को ट्रीट नहीं करेगा और आप उल्टा बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? ऐसे केस में जो वैक्सीनेशन बनाया जाता है, यानी कि जो वैक्सीन बनाया जाता है, उसमें आप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल तो करते हैं इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए अपनी बॉडी में, लेकिन वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या तो वीक होना चाहिए या फिर डेड होना चाहिए। तो इन दिस केस होल ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड, आइदर लाइव हो लेकिन वो वीक होना चाहिए और या फिर डेड होना चाहिए। यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो लाइव और वीकेंड वैक्सीन के एग्जांपल हैं, जिसमें कि लाइव और वीकेंड माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया है। लाइव और वीकेंड माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके एग्जांपल में जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस, लाइव और वीकेंड वायरस, जिसमें कि या तो वो वीक वायरस का इस्तेमाल किया है, वो लाइव भी है और वीक भी है, तो वहां पे वीक वायरस का इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाए गए। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया गया। ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन बनाया गया। बीसीजी बेसिलस कालमीट एंड ग्वेरिन, ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन में ये वैक्सीन दिया जाता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस बिफोर। बीसीजी बेसिलस कालमीट एंड ग्वेरिन। इन्फ्लुएंजा के लिए भी लाइव और वीकेंड वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इट कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल पॉक्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी बेसिलस कालमीट ग्वेरिन एंड इन्फ्लुएंजा के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे किल्ड वैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसमें कि किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी वैक्सीन्स है। तो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स है। जनरली एग्जांपल्स जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे जो लाइव और वीकेंड ऑर्गेनिज्म का एग्जाम, वीकेंड वैक्सीन का एग्जांपल है, उसमें स्मॉल पॉक्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी एंड इन्फ्लुएंजा, ये आपको लिख लिख के याद करना है। इज दैट क्लियर? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे किल वैक्सीन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो टाइफाइड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रेबीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोलेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साल्क पोलियो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड, रेबीज, कोलेरा एंड साल्क पोलियो। टाइफाइड, रेबीज, कोलेरा एंड साल्क पोलियो के लिए यहाँ पे डेड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। लाइव और वीकेंड वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बीसीजी का इस्तेमाल किया जाता है, के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड इन्फ्लुएंजा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन मतलब वो वैक्सीन जिसमें कि आप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म या तो वीक होना चाहिए या फिर डेड होना चाहिए, उसको डायरेक्टली आप इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, जिससे कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे वीक वैक्सीन के, और दूसरा आपके डेड वैक्सीन के और किल्ड वैक्सीन के। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद यहाँ पे सेकंड जनरेशन वैक्सीन की हम बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के बाद एक एडवांस कैरेक्टर का वैक्सीन डेवलप किया गया, जिसको आप सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में आप किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में आप किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप किसी वीक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या आप किसी डेड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में आप इस्तेमाल करते हैं उस पैथोजन के एंटीजेंस का। आप उस पैथोजेंस के एंटीजेंस को इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में। जैसे ही आप उस पैथोजन के एंटीजेंस को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, वैसे ही आपकी बॉडी में उस एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है और आपकी बॉडी जो है उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो पैथोजेंस आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता और आपका जो है एडवांस में ही क्योर हो गया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंट हो गया है वैक्सीन, इज दैट प्रिवेंट हो गया वो इन्फेक्शन, आपने एडवांस में प्रिवेंट किया। तो यहाँ पे या तो आप एंटीजन इस्तेमाल करते हैं या फिर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स या फिर एंटीजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या फिर एंटीजेंस का इस्तेमाल किया जाता है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में। तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में कंसिस्टिंग ऑफ डिफाइंड प्रोटीन एंटीजेंस
इसमें डिफाइंड प्रोटीन एंटीजन्स आते हैं। इनके लिए आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं टॉक्सॉइड। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यहां पे इन एंटीजन्स के लिए आप एक टर्म टॉक्सॉइड भी इस्तेमाल करते हैं। यू कैन यूज दिस टर्म टॉक्सॉइड फॉर द प्रोटीन एंटीजन्स। तो इसमें आप जो है एंटीजन्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप टॉक्सॉइड भी कहते हैं, या फिर आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से बनाए जाते हैं या फिर पैथोजेंस के एंटीजन से वैक्सीन बनाए जाते हैं, जिनको आप सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए 2 टाइप के वैक्सीन बनाए जा चुके हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन भी है हेपेटाइटिस बी के लिए, और इसके अलावा थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी है हेपेटाइटिस बी के लिए। तो दोनों एग्जाम्पल में हेपेटाइटिस बी आ जाता है। तो हेपेटाइटिस बी इज ऑफ सेकंड जनरेशन वैक्सीन, इवन ऑफ थर्ड जनरेशन वैक्सीन ऑल्सो। तो ये दोनों में एक कॉमन एग्जाम्पल है। हेपेटाइटिस बी के लिए यहाँ पे जो है ये वैक्सीन डेवलप किया गया है, लेकिन इस वैक्सीन का जो डेवलपमेंट किया गया है वो ट्रांसजेनिक ईस्ट से डेवलप किया गया है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ट्रांसजेनिक ईस्ट से इस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया है। ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है। टेटनस और डिप्थेरिया के लिए भी सेकंड जनरेशन का वैक्सीन का डेवलपमेंट हो चुका है। टिटनस एंड डिप्थेरिया के लिए भी सेकंड जनरेशन वैक्सीन का डेवलपमेंट हो चुका है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम थर्ड जनरेशन वैक्सीन की बात करते हैं। एट द एंड, एट द लास्ट, यू मस्ट नो अबाउट दी थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन को आप डीएनए वैक्सीन भी कहते हैं। इस थर्ड जनरेशन में वैक्सीन में आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल करते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए या इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर आप एंटीजेंस बनाने वाले जीन्स को डाल देते हैं, राइट? तो आप जो है डायरेक्टली इस डीएनए वैक्सीन को सेल्स के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। तो याद रहे, तो डीएनए वैक्सीन थर्ड जनरेशन वैक्सीन में आता है। ये मेड अप ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड। एग्जैक्टली डीएनए वैक्सीन क्या है? जेनेटिकल इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड का आप इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड का आप एज ए डीएनए वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है टू प्रोड्यूस 1 or 2 स्पेसिफिक एंटीजन फ्रॉम पैथोजेंस। ये जो है 1 or 2 स्पेसिफिक एंटीजन बनाता है पैथोजन से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट कैन प्रोड्यूस 1 or 2 स्पेसिफिक एंटीजन फ्रॉम पैथोजेंस। इसके अलावा इट कैन बी डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द सेल्स और द बॉडी। इस वैक्सीन को आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं सेल्स में या फिर बॉडी में। इट कैन बी डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द सेल्स और द बॉडी। और यहाँ पे इसके एग्जांपल में थर्ड जनरेशन वैक्सीन के एग्जांपल में ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका इसको लिख सकते हैं और उसके बाद इसको पढ़ना, तो ये वैक्सीनेशन के बारे में आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिसन केयरफुली। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक टॉपिक मुझे और डिस्कस करना है आपके साथ, पैसिव इम्यूनाइजेशन। इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि पैसिव इम्यूनिटी में बता चुका हूं आपको क्या होती है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मुझे आपका क्लियर करना है पैसिव इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक हियर। तो लिसन केयरफुली, पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो माय नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली, that I am going to discuss passive immunization। So next is that I am going to discuss passive immunization। पैसिव इम्यूनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो बेटा पैसिव इम्यूनाइजेशन होता क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन में रेडीमेड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी। यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली जाती है एक क्विक रिस्पॉन्स के लिए, एक क्विक ट्रीटमेंट के लिए।
मैंने इससे पहले वैक्सीन भी बताया आपको, इससे पहले एक्टिव इम्यूनिटी भी बताई। एक्टिव इम्यूनिटी में आप इस्तेमाल करते हैं किसी एंटीजन का, वीक और डेड पैथोजन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जो प्रोसेस है उसमें क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। एक क्विक रिस्पॉन्स के लिए, एक क्विक ट्रीटमेंट के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन किसी भी पेशेंट को बड़ी स्पीड से हील कर सकती है, बड़ी स्पीड से ट्रीटमेंट दे सकती है और बड़ी स्पीड से सही कर सकती है। तो पेशेंट को स्पीड से, यानी कि ये एक स्पीड वाला मेथड है जिसको आप पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्विक ट्रीटमेंट है ये किसी भी पेशेंट का पैसिव इम्यूनाइजेशन में। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन का अपना एक अलग ही सिग्निफिकेंस होता है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज given to person for क्विक रिस्पॉन्स, या क्विक ट्रीटमेंट के लिए या फिर क्विक रिस्पॉन्स के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है किसी भी पेशेंट को। सो इन दिस केस यू कैन गिव रेडीमेड एंटीबॉडीज टू द पेशेंट और टू द पर्सन फॉर द क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, एक क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिल वॉन बेहरिंग, राइट, एमिल वॉन बेहरिंग। इनको फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो मेथड है, रेडीमेड एंटीबॉडीज बनाने का जो मेथड है, पहली बार जो डेवलप किया था वो एमिल वॉन बेहरिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था 1891 में। आर यू गेटिंग और नॉट? इसलिए इनको फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन तो आपको समझ आ ही गया है, लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन को समझाना बिना पैसिव इम्यूनाइजेशन को बिना एमिल वॉन बेहरिंग के डिस्कस किए बिना ये टॉपिक अधूरा रह जाता है। तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने पैसिव इम्यूनाइजेशन को पहली बार किस तरीके से डेवलप किया, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एग्जैक्टली एमिल वॉन बेहरिंग ने क्या काम किया, राइट? एमिल वॉन बेहरिंग, इनको आप फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, also be known as father of passive immunization because he developed first method for passive immunity, developed the concept of passive immunity। इन्होंने पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। कैसे किया? इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, इन्होंने राइट पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया ऑन डिप्थेरिया। इन्होंने क्या देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, राइट, उसको डिप्थेरिया की प्रॉब्लम है, उसको एक इन्फेक्शन हो गया है डिप्थेरिया। तो इन्होंने पैसिव इम्यूनाइजेशन मेथड से उस बच्ची को ट्रीट किया और बड़ी जल्दी वो बच्ची जो है उसने क्विक रिस्पांस दिया और वो जल्दी से ठीक भी हो गई। एग्जैक्टली इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो डिप्थेरिया है उस डिप्थेरिया के बैक्टीरिया को एक सीप में इंट्रोड्यूस किया, इन्फेक्टेड द सीप विद डिप्थेरिया। ये फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, सीप को इन्फेक्टेड द सीप बाय डिप्थेरिया। डिप्थेरिया से उन्होंने एक सीप को इन्फेक्ट किया और जैसे ही उन्होंने डिप्थेरिया से एक सीप को इन्फेक्ट किया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद विड्रॉ द सीरम फ्रॉम सीप, सीप की बॉडी से सीरम को निकाल दिया जिसमें कि डिप्थेरिया के एंटीजेंस प्रेजेंट थे। तो डिप्थेरिया के एंटीजेंस को सीप में डाला, अब सीप से सीरम को निकाला, अब सीरम में डिप्थेरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इस सीरम को फिर उसने क्या काम किया, विड्रॉ दिस सीरम एंड दिस सीरम which contain antibodies against diphtheria, right, injected into a girl, एक लड़की में इंजेक्ट कर दिया जो कि डिप्थेरिया की पेशेंट थी। तो उसने क्या देखा, that little girl
नाउ बिकम हेल्दी विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में वो लड़की सही होगी। विद इन फ्यू आवर्स, यानी कि इससे एक क्विक रिस्पॉन्स मिल गया और हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया पैसिव इम्यूनाइजेशन का। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में रेडीमेड एंटीबॉडीज डालते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और पेशेंट बड़ी जल्दी से ठीक भी हो जाता है। तो यहाँ पे एमिल वॉन बेहरिंग ने ऐसे ही किया। इनको फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इन्होंने डिप्थीरिया से इन्फेक्ट कराया सीप को, और फिर उसके सीप की बॉडी से सीरम को विड्रॉ कर लिया। तो सीरम को विड्रॉ करने के बाद राइट, उस सीरम में एग्जैक्टली ऐसा क्या था, एंटीबॉडीज़ बन चुके थे डिप्थीरिया के लिए, और उन एंटीबॉडीज़ को उन्होंने उस बच्ची में जो कि डिप्थीरिया की पेशेंट थी उसके अंदर इंजेक्ट किया, और देखता है उसमें फिर उन्होंने क्या देखा कि वो जो बच्ची है विद इन फ्यू आवर्स सही हो जाती है, यानी कि एक क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है, एक क्विक ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैसिव इम्यूनाइजेशन, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, राइट। इस टॉपिक को, इस लेक्चर को पैसिव इम्यूनाइजेशन पे ही खत्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, राइट, that I will discuss in my next lecture, right? तब तक के लिए thank you very much, bye bye, take care.